ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला पार्ट है इसका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और दूसरा पार्ट है इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहले सुन लेना, आई टेल यू, आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन, तब लिख। अभी सिर्फ सुनो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, यहां से F1 और यहां से F2, ठीक है ना। अगर फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इफ F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देन क्या होगा? अगर वो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन दे विल कैंसिल आउट। F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स वुड बी 0। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, राइट या लेफ्ट? कहीं नहीं जाएगा, इट विल नॉट मूव। ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं अपनी जगह से। पता ही आपको बात, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है ना। कुछ बच्चों ने अभी भी कैमरा ऑन नहीं करा, आई विल मार्क देम एब्सेंट। जिनका कैमरा ऑफ है ना, फिर अगली क्लास में जब आओगे तब प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज ध्यान रखो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट पे लगने वाले दोनों फोर्सेस इक्वल थे, ऑपोजिट थे, कट गए। अब ऐसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नाम से ही समझ में आ रहा है रोटेशन की बात कर रहे हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था एक डोर का। ये वॉल है, यहां मान लो एक डोर है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिगर कैसे। ये वॉल्स हैं और ये बीच में एक डोर है। दिस डोर कैन ओपन, इस साइड भी या इस साइड भी, दोनों तरफ ये डोर ओपन कर सकता है, ठीक है ना। अब इस डोर पे, इस डोर की लेंथ ले लेते हैं। दिस डोर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, ठीक है। इस पे एक जने ने यहां से फोर्स लगाया, एक जने ने यहां से फोर्स लगाया। लेट अस से दिस फोर्स इज 100 न्यूटन, और एक जने ने नीचे की तरफ से फोर्स लगाया। दिस फोर्स इज 200 न्यूटन। बट ये कॉर्नर पे नहीं लगाया है, ये मिड पॉइंट पे लगाया है। ध्यान से देखो, उस ऊपर वाले जने ने, इस आदमी ने जो फोर्स लगाया था वो कॉर्नर पे लगाया, और इस आदमी ने जो फोर्स लगाया है ये मिड पॉइंट पे लगाया है, एट दिस। नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो डोर है कौन जीतेगा? ए जीतेगा या बी जीतेगा? कौन दरवाजे को अपनी मर्जी से रोटेट करा पाए? ए चाहता है ऐसे रोटेट करा, देखो ध्यान दो पहले। ए चाहता है, ए ऊपर से फोर्स लगा रहा है, मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहां पकड़ता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पकड़ता हूं तो ए चाहता है उसको नीचे की तरफ रोटेट कराना। हम रोटेशन में नीचे ऊपर नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी। ए क्या चाहता है? ए चाहता है इसको ऐसे रोटेट, यानी ए चाहता है क्लॉकवाइज रोटेशन। और बी क्या चाहता है? बी, इसको पकड़ो एक्सिस पे और बी का फोर्स लगवाओ और देखो ऐसे रोटेट, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ टेल मी, 2 मिनट का टाइम लीजिए, टेल मी हु विल विन। कोई बच्चा कहता है बी विल, कई बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स बी विल। अब वो उनका रीजन क्या है? वो कह रहे हैं कि इसका फोर्स बड़ा है, वो 100 न्यूटन है, ये 200 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन बड़ा है। नहीं, रोटेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय, रोटेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय फोर्स। रोटेशन, सुन तो लो, रिप्लाई करे जा रहे हो वही रिप्लाई करे जा रहे हो, सुन तो लो। रोटेशन इज डिसाइडेड बाय टॉर्क। अब सिंपल सी बात है, देखो पिछली क्लास में मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया। अगर एक कार रेसिंग है, कार रेसिंग के लिए मुझे कोई जना सिलेक्ट करना है कि कौन कार रेसिंग में पार्ट लेगा, तो मैं उस बच्चे की क्या, कौन सी एबिलिटी चेक करूंगा? मैं उसके फिजिक्स का नंबर चेक करूंगा क्या? कार रेसिंग करवानी है तो मुझे उसके फिजिक्स के नंबर से क्या लेना देना? मैं चेक करूंगा उस बच्चे में कार ड्राइव करने की कितनी एबिलिटी है। व्हेन आई वांट सम पर्सन टू ड्राइव अ कार,
आई विल चेक कि उसके अंदर ड्राइव करने की एबिलिटी कितनी है। मैं ये थोड़ा पूछूंगा उसके केमिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री में कितने हैं, मैथ्स में कितने नंबर है। उन सबको कार ड्राइव से क्या लेना देना। कल बात ये बताई थी कि रोटेशन इज डिसाइडेड बाय टॉर्क। रोटेशन में फोर्स से नहीं लेना देना, रोटेशन में डिस्टेंस से नहीं लेना देना, रोटेशन में टॉर्क से लेना देना। रोटेशन कितना होगा, किस तरफ होगा, होगा नहीं होगा, इज डिसाइडेड बाय टॉर्क। एक चीज याद रखो, मार्जिन में लिख लो ऊपर इस कि रोटेशन कितना होगा, होगा नहीं होगा, ज्यादा होगा कम होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय टॉर्क। और टॉर्क्स में भी डायरेक्शन होती है। टॉर्क्स में जैसे फोर्सेस में लेफ्ट राइट डायरेक्शन, ये फोर्स लेफ्ट है, ये राइट है, जो भी फोर्सेस की डायरेक्शन है, टॉर्क्स में भी डायरेक्शन। और टॉर्क्स में भी ये लॉजिक आ सकता है इक्विलिब्रियम का। जैसे दोनों फोर्सेस कट जाते हैं क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट थे, ऐसे ही टॉर्क्स भी कट सकते हैं। If the torques are equal and opposite, torque 1 and torque 2 are equal and opposite. Equal and opposite. So they can cancel out. So they can cancel out. और अगर वो कैंसिल हो गए तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क विल बी जीरो। और अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया तो बताओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट। तो चेक करते हैं, यहाँ क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो। ठीक है ना, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो। कुछ बच्चों को एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, जो बच्चों ने कई बार बोलने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं करा है। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, सबसे पहले पूछूंगा कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे, ध्यान रखना। आई नोट डाउन द नेम्स और फिर पूछेंगे। तो क्लास को सिंसियरली अटेंड करो। हाँ चलो अब देखते हैं क्या कह रहे थे। यहाँ पर दो लोग हैं, इसका टॉर्क फाइंड आउट करो। टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन। कितने लोग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ए है, इसका टॉर्क निकालते हैं। इसका आर कितना है, इस पॉइंट पे लगाए फोर्स, देखो इस पॉइंट पे लगाए, ध्यान दो। एक्सिस से क्या डिस्टेंस, 2 मीटर। तो आर है 2, फोर्स है 100 और एंगल तो 90 डिग्री है, तो साइन 90, टॉर्क हो गया 200। और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, 200 क्लॉकवाइज। अब इसका, इस बेचारे का टॉर्क निकालते हैं, इसने कितना टॉर्क प्रोड्यूस करा। इसका आर, इसका फोर्स यहां पे लगा है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस है 1 मीटर और फोर्स कितना है इसका 200, एंगल ये भी 90 डिग्री, साइन 90। तो ये हो गया टॉर्क 200 और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अभी बताया था मैंने डायरेक्शन चेक करने का तरीका। डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, अब आपके पास क्या, आपके पास पेन पेंसिल है, उसको पकड़ लीजिए एक्सिस पे, जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर। अब ये फोर्स लगवाइए, देखिए किस डायरेक्शन में रोटेशन। जब F2 फोर्स लगता है, डायरेक्शन इस तरीके से रोटेट होता है, ऐसे घड़ी के उल्टा, यानी दिस इज एंटी क्लॉक। अच्छा अब बताओ कितने टॉर्क्स, दो टॉर्क। टॉर्क 1 है 200 क्लॉकवाइज, टॉर्क 2 है 200 एंटी। टॉर्क्स भी कैंसिल हो सकते हैं, टॉर्क्स भी कैंसिल हो सकते हैं। जैसे मेरे को बताओ, ये फोर्स होता है 200 न्यूटन, ये फोर्स होता है 200 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछता कौन जीतेगा, ए या बी, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, राइट या लेफ्ट। आप क्या कहते, आप कहते कि दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, चलो सुनो, कोई बच्चा जरा अनम्यूट करो और मुझे इसका आंसर दो, इस वाले का। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, तो क्या बोलोगे। ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, वाई, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सेम चीज यहां पर आती है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। रोटेशन में भी वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर भी आप क्या कहेंगे कि दोनों टॉर्क कैंसिल आउट हो गए। इसका टॉर्क भी 200 था, इसका टॉर्क भी 200 था, दोनों टॉर्क्स 200 थे। टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसिल आउट। लिखिए यहां पर कौन जीतेगा, ए या बी, कोई नहीं जीतेगा। दरवाजा किसकी मर्जी से खुल पाएगा, खुलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के टॉर्क बराबर है। रोटेशन में आप फोर्स नहीं देखते, यू चेक द टॉर्क। लिखो चलो, इसमें लिखो, बिकॉज बोथ द टॉर्क्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट,
both the torques are equal and opposite, so they will cancel out. So they will cancel out. And the door will not rotate. And the door will not rotate. ठीक है, तो अब रोटेशन का भी ध्यान रखना. जैसे फोर्सेस कट जाते हैं ऐसे टॉर्क्स भी कट सकते हैं. कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट ही ना कर रहा हो, सुनो ये लाइन. अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट ना कर रहा हो तो समझ जाना हाँ कि दोनों टॉर्क बराबर है. अब जैसे यहां अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है दोनों फोर्सेस बराबर. तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फोर्सेस के लिए होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क्स के लिए. ठीक है ना. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में फोर्सेस कैंसिल आउट करवाते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क कैंसिल आउट करवाते हैं. चलो अब इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी, तो वो देखेंगे. देयर इज उससे पहले एक चीज बताते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड इक्विलिब्रियम. कंबाइंड इक्विलिब्रियम का मतलब उसमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और उसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. लिख लो, कंबाइंड इक्विलिब्रियम मींस ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, यानी फोर्सेस भी कैंसिल आउट हो रहे हैं और टॉर्क्स भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. कंबाइंड इक्विलिब्रियम यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, फोर्सेस भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. और अगर फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. और टॉर्क भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट रोटेटिंग. ना ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. सुनो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फोर्सेस कट गए यानी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग. आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा रहा. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क कट गए यानी ना वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना वो एंटी क्लॉक, यानी कुल मिला के वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है. अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ये ना ही मूव कर रहा है ना ही रोटेट कर रहा है. देखो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मूव कर रहा है, यू विल से नो. इफ आई आस्क यू क्या ये रोटेट कर रहा है, यू विल से नो. यानी ना ही मूव कर रहा है ना ही रोटेट कर रहा है. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल, दोनों चीजें हो गई ना. ना तो मूव कर रहा है ये ना तो रोटेट कर रहा है ये. मूव नहीं कर रहा है यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेट नहीं कर रहा है यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंबाइंड इक्विलिब्रियम होंगे. ऐसे क्वेश्चन में हमें फोर्सेस भी कैंसिल करवाने होंगे, टॉर्क्स भी कैंसिल करवाने. चलिए इसका सबसे बेसिक सा एक क्वेश्चन देख. सबसे बेसिक सा एक पहला क्वेश्चन सीखने के लिए, इस क्वेश्चन को में सीखो कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमारे पास इस तरीके के दो सपोर्ट्स हैं और इस पे एक रॉड सपोर्टेड है. इस पे एक रॉड सपोर्टेड है, ये देखिए. ये रॉड के बारे में डेटा दिया हुआ है. दिस इज 2 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 3. रॉड अनइक्वल है, देखो वहां से ज्यादा बाहर निकली, साइड से ज्यादा बाहर निकली 3 मीटर यहाँ का. ठीक है ना. और रॉड के बारे में दिया है, रॉड का मास है 100 kg. रॉड का मास 100 kg. क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन. द रॉड इज रेस्टिंग ऑन 2 wedges. These are called as wedges. ये दो wedges हैं, इसके ऊपर एक रॉड रेस्ट कर. Find the normal reaction on each wedge. Find the normal reaction on each wedge. समझाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिगर बना लो, समझाएंगे क्या. These are very important type of question.
ठीक है ना, बना लो फिगर, फिर समझाते हैं क्या करें। चलिए ठीक है। अब देखो, ये रॉड जो है ये इन दो सपोर्ट्स के ऊपर रखी गई, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, ये रॉड है। अब आपको, आपने ये वर्ड सुना रेस्टिंग, ये रॉड रेस्ट, क्या ये मूव कर रही है? नहीं, इट इज नॉट मूविंग। रॉड क्या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? मुझे ये बताओ, क्या ये रॉड ऊपर जा रही है या ये नीचे जा रही है? कहीं नहीं जा रही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, इट इज नॉट मूविंग, यानी इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या ये रॉड क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, रखी हुई है बेचारी रॉड, इट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज नॉट रोटेटिंग, इसका मतलब इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो रॉड कुछ भी नहीं कर रही, रखी हुई है, दो सपोर्ट्स के ऊपर ये रॉड ऐसे रखी हुई है, ना तो कहीं जा रही ऊपर नीचे, ना तो रोटेट कर रही। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है टॉर्क कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस इस रॉड पे लग रहा है। सबसे पहले रॉड का खुद का वेट 100 kg है, इसका वेट लगेगा mg। किस पॉइंट पे लगेगा वेट? इतनी बड़ी रॉड है, mg को मैं कहां पर शो करूं? याद करिए, mg अब हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगता है। mg will always act at the center of mass। mg फोर्स जो लगेगा ऑब्जेक्ट के हमेशा सेंटर पे लगेगा। सेंटर कहां पर होगा? 2 + 5 7 + 3 10, 10 मीटर की रॉड है, 10 मीटर का सेंटर, यानी 5 मीटर इस किनारे से, 5 मीटर उसके, यहां कहीं है। ये देखिए, सेंटर जो होगा इस किनारे से 5 मीटर पे होगा, इस किनारे से भी 5। अच्छा, अगर 5 मीटर है यहां से है, ये 2 हो गया, ये देखो ये 2 हो गया, तो और कितना रह गया? ये 3 मीटर और रह गया, तभी तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां से देखो, ये 3 मीटर है, टोटल 5 होना चाहिए सेंटर, क्योंकि 10 मीटर की रॉड थी टोटल, 10 मीटर का सेंटर 5 मीटर पे होगा, तो 5 मीटर यहां से, 5 में से 3 ये हो गया, तो ये वाला कितना होगा? ये 2 मीटर। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा mg, वेट। m कितना है? 100, और g 10, 100g यानी 1000। ये देखो, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, तो mg कहां पे लगेगा? अभी मत बनाओ, साथ साथ पहले समझ लो, बोर्ड पे समझ लो, फिर अपनी कॉपी पे खुद ट्राई कर। ठीक है ना? फिर नहीं होगा तो स्क्रीन पे देखना, पर अभी सिर्फ समझ लो, अभी साथ साथ मेरे को देख देख के ड्रॉ मत करो, पहले समझ लो, देन डोंट लुक एट द स्क्रीन, देन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है? टोटल अब चेक कर लीजिए, इसको, इस वाले को छोड़ दो, मत देखो, वो कंफ्यूज करेगा। ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, टोटल यहां से कितना हो गया? 5। और ऐसे 2 मीटर ये, 3 मीटर ये, 5 5 5 दोनों से, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है रॉड पे एक्सेप्ट द वेट? हाँ, और भी फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ये दो चीजें जिसके ऊपर रॉड रखी हुई है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। एक नॉर्मल रिएक्शन N1 और एक नॉर्मल रिएक्शन N2। ये देखिए, दो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं, N1 एंड N2। नॉर्मल रिएक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर रखा हो। ये रॉड दो वेजेस के ऊपर रखी है, तो ये जो वेजेस हैं ये उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं। ये देखिए, नाउ दीज आर ऑल द फोर्सेस, कोई टेंशन, कोई फ्रिक्शन, कोई रिस्टोरिंग फोर्स, और कुछ नहीं है। कोई आदमी तो नहीं खड़ा रॉड के ऊपर, कोई रॉड, कोई वेट तो नहीं हैंग कर रहा, चेक कर लो, और कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस W एंड द टू नॉर्मल रिएक्शन। सुन लो, पहला क्वेश्चन सीख लो ना, पहले सीख लो, पहले मुझे करते हुए देखो, फिर सीख लो।
अब मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ कॉलम, आई विल राइट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, आई विल राइट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, आई विल राइट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्सेस कैंसिल आउट, फोर्सेस कैंसिल आउट। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टॉर्क्स कैंसिल आउट। ये देखिए, क्या ये रॉड ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। चलो सुनो, कोई जना से मैं पूछ रहा हूं, अब कोई बच्चा मेरे को अनम्यूट करके बताए, ये रॉड ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। चलो सिंपल सा बस आंसर दो एक वर्ड में, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सर कहीं नहीं जा रही। कहीं नहीं जा रही, सिंपल सी बात है, रॉड कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होंगे। अगर ऊपर वाले फोर्सेस बड़े होते तो ये रॉड ऊपर उड़ने लगती, नीचे वाला फोर्स बड़ा होता नीचे जाने लगती। ये रॉड तो कहीं नहीं जा रही, बेचारी रखी भी है, यानी ऊपर वाले फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। यही चीज है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर वाले फोर्सेस N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, एक ही है W। तो क्या इक्वेशन बनी, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1000। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। पर काम पूरा नहीं हुआ इससे, क्योंकि हमें क्या निकालने थे, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच वेज। N1 N2 दोनों निकालने थे, पर इक्वेशन तो एक ही है, एक इक्वेशन और चाहिए। अच्छा, कोई कहता पर ये दोनों अलग अलग क्यों है। रॉड देखो अनइक्वली रखी, इस साइड कम है उस साइड ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि अनइक्वली रखी है, तो ऑब्वियसली हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो भी सकता है सेम हो, पर मुझे नहीं पता, मैंने तो मान लिए N1 N2 हो सकता है सॉल्व करके सेम आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि ये रोड अनइक्वली रखी है, इधर कम बाहर निकल रही है उधर ज्यादा निकल रही है, हो सकता है लोड किसी एक साइड ज्यादा पड़ रहा हो दूसरी साइड कम पड़ रहा हो, तो मैंने N1 N2 अलग अलग मान लिया। सेम होंगे तो सेम आ जाएंगे, मुझे क्या चिंता है, N1 N2 बराबर आ जाए, ठीक है। पर एक इक्वेशन बनी ट्रांसलेटरी इक्वेशन। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कोई और बच्चा आंसर करे, इस बार थोड़ा सा सोचना और फिर आंसर करना। ये रॉड क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ एक आंसर। सर रोटेट नहीं कर रही। ये रॉड रोटेट ही नहीं कर रही, ये रॉड तो रखी हुई है, रोटेट ही नहीं कर रही, सिंपल सी बात। तो कर भी नहीं सकते, ऐसे रखे रखे तो ना गोल गोल घूमती रही, रखी भी। क्वेश्चन ही देख लो, रेस्टिंग है, रेस्ट कर रही है रॉड, कहीं नहीं जा रही। अगर रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टॉर्क कैंसिल हो रही है, यानी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को कैंसिल कर रही है। अब देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज वाला है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज वाला है। तीन लोग हैं, तो टॉर्क निकालते हैं किसका, पहले N1 के अंदर कितना टॉर्क, फिर टॉर्क निकालते हैं N2 के अंदर कितना टॉर्क है, और फिर टॉर्क निकालते हैं W के अंदर कितना टॉर्क है। एक क्वेश्चन डिटेल में बढ़िया से सीखो, फिर बाकी सब कर लोगे। तो तीन लोग थे, N1 N2, तीनों के अंदर कितने कितने टॉर्क है वो निकालते हैं, साथ में उनकी डायरेक्शन भी लिखते हैं, और फिर क्लॉकवाइज वालों को एंटी क्लॉकवाइज वालों से कैंसिल करवाते हैं। क्वेश्चन आता है पर एक्सिस कहाँ है, टॉर्क का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आर एफ साइन थीटा, तो मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा कहां से, एक्सिस। एक्सिस कहाँ है, एक लाइन लिखिए स्टार मार्क करके बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, प्लीज ऑल ऑफ यू, एक लाइन लिखो स्टार। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, then any point can be considered as the axis. If the rod is in rotational equilibrium, then any point can be considered as the axis. Any point can be considered as the axis. यानी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं कर रहा, तो आपको चिंता नहीं करनी, आप इस वेज को एक्सिस मान लो, चाहे उस वेज को एक्सिस मान लो, चाहे सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मान लो। फर्क तब पड़ता जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता, ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा। अगर रोटेट ही नहीं कर रहा, आप किसी भी पॉइंट को एक्सिस मान सकते हो, आपकी मर्जी, या आंसर सबसे सेम है। और कोशिश ऐसा करो, कोशिश ऐसा करो, किसी ऐसे पॉइंट को एक्सिस मानो, ऐसे पॉइंट को एक्सिस मानो जहां से सबसे ज्यादा फोर्सेस पास कर,
जिस पॉइंट, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा पर आगे हम पढ़ेंगे तब बात इसकी बात करेंगे। एक ऐसे पॉइंट को एक्सिस मानते हैं जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। ये तुम्हें समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन में समझ में आएगा। अभी मैं इस पॉइंट को ही ले लेता हूं। आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज द एक्सिस। अभी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, आप लोग सिर्फ देख रहे हैं। जब मेरा हो जाएगा तब आप लोग कॉपी में सॉल्व। अभी आप सिर्फ यहाँ बताइए टॉर्क ऑफ N1। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है आपको, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। चलो कोई बताएगा? यही पॉइंट एक्सिस है, दिस पॉइंट इटसेल्फ इज द एक्सिस। तो N1 का कितना टॉर्क है? 0, क्यों? क्योंकि एक्सिस वो खुद है तो डिस्टेंस भी 0 हो गया। क्योंकि R 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले में N1 जिस पॉइंट पे लग रहा है, R क्या चीज होती है? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सिस से डिस्टेंस। R1 जिस पॉइंट R होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट एक्सिस से कितना दूर है। अब N1 जिस पॉइंट पे लग रहा है, सब लोग सुनिए, N1 जिस पॉइंट पे लग रहा है वो एक्सिस से कितना दूर है? 0 दूर है। वो तो वो पॉइंट खुद ही एक्सिस है। तो R तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो N1 का तो टॉर्क आएगा ही नहीं। N2 की बात करते हैं। N2 जिस पॉइंट पे लग रहा है, चलिए आप बताइए, N2 जिस पॉइंट पे लग रहा है, कोई और जना आंसर करो, अब सबको चांस मिलना चाहिए। N2 जिस पॉइंट पे लग रहा है वो एक्सिस से कितना दूर है? सर करो। 5 मीटर। दैट डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 5। फोर्स कितना है? फोर्स तो मुझे नहीं पता, N2 ले लेते हैं। एंगल कितना है? एंगल 90 डिग्री है, साइन 90। तो N2 का मैंने टॉर्क निकाला। देखो एक्सिस से N2 इस पॉइंट पे लग रहा था, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस 3 + 2 5। फोर्स कितना है? N2। एंगल कितना है? साइन 90। अच्छा डायरेक्शन बता दो टॉर्क की। एक्सिस पे पकड़ लो ऑब्जेक्ट को, N2 लगवाओ। एक्सिस पे पकड़ लो ऑब्जेक्ट को, N2 लगवाओ। क्या डायरेक्शन है N2 की वजह से? देखो यहां पे देखो, फिर से देख के फिर बताना। मैंने क्या करा, रॉड मान लिया इस मार्कर को, एक्सिस पे इसको पकड़ लिया। अब मैं N2 फोर्स लगवा रहा हूँ। N2 फोर्स के लगने पे रॉड का कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो लोगों का टॉर्क आ गया, एक का और है। अब देखते हैं W का टॉर्क। चलो, हु वांट्स टू आंसर? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय W, ये पॉइंट एक्सिस है, क्या क्या चीज है? R। ट्राई करो, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बताओ कितना है? 3 मीटर। डिस्टेंस इज 3 मीटर। जिस पॉइंट पे वेट एक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज 3 मीटर। तो ये हो गया 3। फोर्स कितना है? 1000 है, और एंगल है साइन 91। अच्छा अब डायरेक्शन देखते हैं। एक्सिस पे पकड़ लीजिए, एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। अब W लगवाइए। W नीचे की तरफ लग रहा है, ये देखो। देखो सब लोग, और फिर बताने की कोशिश करो। लेट मी सी हु विल आंसर। एक्सिस पे मैंने क्लॉकवाइज। पकड़ लिया, W लगाया। W जब लगेगा कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। अब हमारा काम खत्म है, हमारा काम हो गया। हमें बस टॉर्क्स को अब क्या करवाना है? कैंसिल करवाना है। क्यों कैंसिल करवाना है? क्योंकि बेचारी रॉड ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, वो तो रखी हुई है, वो तो रखी हुई है, कहीं भी नहीं जा रही। तो यानी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बराबर होंगे। जैसे यहाँ फोर्सेस को कैंसिल कराया था, यहाँ टॉर्क को कैंसिल कराएं। क्लॉकवाइज वाले टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला कौन है? 3000, और एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है हमारा? 5 5 तो 3000 क्लॉकवाइज वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू 5 एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क, यहां से N2 सीधा सीधा आ गया हमारा 600 न्यूटन। और N2 की वैल्यू यहां डाल दूंगा तो N1 आ जाएगा 400 न्यूटन। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या था? द रॉड इज रेस्टिंग ऑन 2 वेजेस। ये रॉड 2 वेजेस पे रेस्ट कर रही थी। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच वेज। N1 कितना आया? 400।
N2 कितना आया 600, यूनिट होंगे न्यूटन। ये देखिए टिपिकल क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब डाउट पूछो और कॉपी मत करना, यहां से देख देख के मत कॉपी करो। आप लोगों ने फिगर बना रखी है, उसको अब अपने आप सॉल्व करो। आई गिव यू 5 मिनट्स टाइम। 5 मिनट्स तक कुछ नहीं कोई बोलेगा, अपने आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। अगर कुछ कॉपी में नहीं कर पाएंगे तो फिर स्क्रीन पे देख। ठीक है ना, इतने डाउट पूछ लीजिए। डाउट नहीं है तो अपने आप इसको करना शुरू करो। डोंट लुक एट द आंसर, ये सब जो मैंने करा अपने आप करिए। कॉपी फिगर बनाई रखी है आपने, अपने आप करो ये वाले कॉपी। किसी को कुछ पूछना है इतने पूछो। कोई डाउट नहीं पूछ रहा कोई, चलो ठीक है करो। चलिए ठीक है, अब कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग या तो एनसीईआरटी बुक खोल लो, नहीं तो मैंने आपके ग्रुप पे भी शेयर करा है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है 6.8। अगर बुक है पास में तो बुक खोल लो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो, मैंने फोटो शेयर कर दी है। एनसीईआरटी एग्जांपल 6.8। ठीक है। अब 2 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, जस्ट रीड द क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा हिंट देंगे। पहले रीड कर लो क्वेश्चन। इतने आप लोग रीड कर रहे हो, इतने मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन रीड कर लो। आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। ठीक है। A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knife edges 10 centimeter from each end। एक बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 kg की है, तो 4 kg की रॉड है ये, और इट इज सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। यहां से 10 सेंटीमीटर पे एक नाइफ एज है, और यहां से भी 10 सेंटीमीटर अंदर पे एक नाइफ एज। ये जो वेजेस थे वही है, नाइफ एज मींस वेज। ठीक है ना। यहां से 10 सेंटीमीटर है अंदर, यहां से भी ये 10 सेंटीमीटर अंदर है, और टोटल रॉड 70 सेंटीमीटर की थी, तो 10 और 10 ये हो गया 20, और टोटल 70 बनाना है तो बीच का हो जाएगा 50। ठीक है, टोटल 70 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अ 6 kg लोड। अब देखो थोड़ा सा और मुश्किल करा है उसने। अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक तरफ से 30 सेंटीमीटर, 30 लेते हैं चलो, 30 एक तरफ से, यहां से 30 ले रहा हूं, देखो देखो प्लीज देखो, 30 सेंटीमीटर एक किनारे से, तो यहां से 10 पर ये हो गया, और 20 और, यानी 20 और 20 से यहां पर आपने एक लोड टांग दिया है 6 kg का, यानी यहां पर हमने एक 6 kg का लोड इस पे टांग दिया है। और क्या दिया है कि ये लोड इस किनारे से 30 सेंटीमीटर, तो 10 तो यहां तक हो ही गया था, 10 सेंटीमीटर तो यहां तक हो ही गया था, नाइफ एज तक ये जो है सपोर्ट था, और 20 सेंटीमीटर और। ठीक है, ये है। और क्या चाहता है ये, और देखते हैं। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पिछली बार की तरह देख लो। पहले मुझे थोड़ा सा हिंट देने दो। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है N2। अच्छा, ये 6 kg जो लोड है, ये कितना लोड, मतलब कितना फोर्स लग रहा होगा, ये 6 kg है ना, तो अपना वेट डाल रहा होगा ये। 6 kg का लोड, पूरा पूरा वेट रॉड पे पड़ रहा होगा, तो कितना होगा ये फोर्स, 60 mg। 6 kg यानी 60 हो जाएगा। तो ये है। और एक चीज भूल रहे हैं, रॉड का खुद का भी तो वेट है, रॉड का खुद का भी तो वेट है, 4 kg की रॉड है, 40 न्यूटन का फोर्स, 40 न्यूटन का फोर्स।
वो कहाँ लगेगा? रॉड का खुद का वेट कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास। रॉड का खुद का जो वेट है दैट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूं? टोटल रॉड देख लो कितनी है, 10 प्लस 50 प्लस 10 70 है। 70 का आधा 35, 35 यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक एंड से 35 पे होगा और दूसरे एंड से भी 35। चलो देखते हैं, समझ आया ना? टोटल 70 है, 70 सेंटीमीटर का हाफ आप करोगे, टोटल 70 सेंटीमीटर, उसका हाफ आप करोगे तो इधर से भी 35, इधर से। अच्छा यहां से 35 देखते हैं, 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, थोड़ा सा और 5 सेंटीमीटर, ये रहा सेंटर। दिस इज द सेंटर, ठीक है ना? यहां से कितना और है? 5 सेंटीमीटर और है, ये देखो, दिस इज 5 सेंटीमीटर। और कैसे हुआ देखो, टोटल 35 बनना चाहिए, 10 प्लस 20 प्लस 5 30, और इस साइड से भी 35 बनना चाहिए, तो 10 ये है और ये कितना और होगा? 25 और। अब चेक कर लो यहां से, 10 प्लस 25 35 हो गया सेंटर का, और 10 प्लस 20 प्लस 5 30। और ये भी चेक कर लो, ये बीच वाला 50 बन रहा है ना, 25 और 25 51, इसको मिटाई देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे 50 बन ही रहा है, ठीक है ना? अब रॉड का खुद का वेट लगवा दो, 4 kg का है ना, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे रॉड का खुद का वेट भी लग रहा है 40। अब कंप्लीट है, अब हमारी रॉड पे सारे फोर्सेस शो हो गए, अब हमारी रॉड पे सारे फोर्सेस शो हो गए, रॉड इज रेस्टिंग, रॉड जो है वो रेस्ट कर रही है, रेस्ट कर रही है का मतलब इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम as well as it is in rotational equilibrium, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ये रॉड पे लगने वाले फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे लगने वाले टॉर्क्स कैंसिल, ठीक है ना? चलो 2 मिनट, अब आप थोड़ा ट्राई करो, काफी हिंट दे दिया पिछली बार की तरह, बस। अच्छा एक हिंट और देने का मन कर रहा है मेरा, कोई पूछता है एक्सिस क्या है? एक्सिस की वही बात है, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रही है, आप किसी भी पॉइंट को एक्सिस मान सकते हैं, ऐसा करते हैं इसी को एक्सिस, ठीक है ना? दिस पॉइंट इज द एक्सिस, ठीक है, ये आपकी है। नेट फोर्स जीरो करो, नेट टॉर्क जीरो करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूं।
चलो देखते हैं। कोई जना अब जो बताना चाहेगा प्लीज ध्यान से सुनो। कोई जना जो बताना चाहेगा मुझे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। नहीं, कोई नहीं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। Sir, N1 plus N2 is equal to F plus W. हाँ, N1 वेरी गुड। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू F1 प्लस N1 प्लस N2 इज इक्वल टू F1 प्लस W। ऊपर वाले फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले। तो N1 प्लस N2, F1 60 है, W 40 है, तो ये आ गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। थोड़ी देर और ध्यान दीजिए, 5-7 मिनट प्लीज। वी आर अबाउट टू फिनिश। अब टॉर्क्स के लिए 4 लोग हैं। टॉर्क निकालने पड़ेंगे मेरे को, पर मेरे को N1 का टॉर्क नहीं निकालना, क्योंकि N1 पॉइंट एक्सिस पे ही है। N1 जो फोर्स है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है। N1 का एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो टॉर्क ऑफ N1 तो 0 है। फिर मेरे को निकालना पड़ेगा टॉर्क ऑफ N2, फिर मेरे को निकालना पड़ेगा टॉर्क ऑफ W, फिर मेरे को निकालना पड़ेगा टॉर्क ऑफ F1, पर मुझे टॉर्क ऑफ N1 नहीं निकालना पड़ेगा। चलो अब आगे पूछते हैं आप लोगों से। चलिए बेटा प्लीज, बाकी लोग भी प्लीज टेक पार्ट इन द क्लास। कोई और जना जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है बताए। कई सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं करा है। टॉर्क ऑफ N2 बताइए। N2 का मुझे एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। Sir, 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये 20, ये 5, ये 25, तो डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो मैं फॉर्मूले में 0.5 डालूंगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा ना। और फोर्स कितना है, N2 है, और एंगल तो 90 डिग्री। और डायरेक्शन देख लीजिए क्या है। डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, इसको मार्कर को एक्सेस पॉइंट पे देखिए, एक्सेस पे पकड़ लीजिए। N2 फोर्स लगेगा, जब उसको N2 फोर्स लगेगा क्या डायरेक्शन बनेगी, सर एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉक। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो नेक्स्ट, आई वांट समबडी एल्स टू आंसर, जिसने अभी तक आंसर नहीं करा है। कई बच्चे हैं जो आंसर कर ही नहीं रहे। टॉर्क ऑफ W, W क्या डिस्टेंस कौन बता रहा है, 25। एक्सिस से डिस्टेंस है 0.25। अच्छा कितना है फोर्स, 40, एंगल तो 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन भी बताओ W का, जो टॉर्क एक्सिस पे पकड़ लो, W फोर्स लगाओ नीचे की तरफ। व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज। Clockwise. ये वाला हो गया क्लॉकवाइज। चलिए जल्दी से, बस एक और है, काम खत्म पे। टॉर्क ऑफ F1, अब कौन बताएगा F1 के लिए डिस्टेंस कितना होगा। Sir, 20. 0.2 इंटू फोर्स कितना है 60, एंगल तो 90 डिग्री ही है ये भी। अच्छा इसकी क्या डायरेक्शन होगी, एक्सिस पे पकड़ लो ऑब्जेक्ट को, F1 लगवाओ, Clockwise. डायरेक्शन वुड बी क्लॉकवाइज। बस हो गया काम। अब टॉर्क्स कैंसिल करवाने हैं। क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स को एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क से कैंसिल करवाना है। क्लॉकवाइज वाले ये दोनों हैं, वो इस वाले के बराबर होने चाहिए। ये दोनों क्लॉकवाइज वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर, जो दोनों क्लॉकवाइज वाले हैं इन दोनों को मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज वाले के बराबर कर। तो क्या इक्वेशन बन रही है जरा देखिएगा, 0.25 इंटू 40 प्लस 0.2 इंटू 60 should be equal to 0.5 into, should be equal to 0.5 into। ये देखो इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर, तो ये कितना होता है 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 प्लस 12 हो गया 22 इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो N2 आ गया हमारा 44 न्यूटन। और N2 को यहां डालोगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है N1, जल्दी बोलो कोई जना। 56 न्यूटन। टू बी 56 न्यूटन। काम हो गया हमारा।
आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इसके आसान वाले क्वेश्चंस हमने कर भी लिए। अब इसका मुश्किल वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला, वो आपको आज होमवर्क में मिलेगा। ये आसान वाले इसमें थे, इन सब में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एटलीस्ट एंगल में तो नहीं आ रही। होमवर्क में एक ऐसा देंगे रॉड टेढ़ी रखी स्लैंट। चलो इसमें डाउट बताओ, इसका डाउट बताओ, फिर होमवर्क आपके ग्रुप पे शेयर करेंगे। होमवर्क होगा हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9। आई शेयर द फोटो ऑन द ग्रुप। आप लोग के पास बुक तो है ही, पर पहले इसमें डाउट बताइए। चलो अब डाउट्स देखो।